चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 7 की बात करेंगे। यूनिट 7 पर हम सारी चीजें देखेंगे कि यूनिट 7 में हमारे कहानियां, कौन कौन सी कहानियां जुड़ी और कौन कौन से कहानीकार हमारे इसमें ऐड है। ठीक है, तो हम आज यूनिट 7 को देखेंगे। चलो, वन बाय वन करके सारी चीजें देखेंगे। आपको स्क्रीन वगैरह सारी चीजें विजुअल है सही से, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आकर यस या नो में आंसर कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सारी चीजें ओके। ठीक है, यूनिट 7 की हम बात करते हैं। देखो, यूनिट 6 हमने कंप्लीट कर ली थी। हमने यूनिट 6 से पढ़ना स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 6 में जो उपन्यासकार हमारे इसमें जुड़े, जितने उपन्यास हमारे, तो हमने उपन्यास से वो सारी चीजें देखी। क्या देखा कि सबसे पहले मैंने उपन्यासकार आपको पूरे बताए थे। भाई, मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको? उपन्यासकार। उपन्यासकार मैंने आपको पूरे बताए थे। फिर उसके बाद जो उपन्यासकार ने जो उपन्यास हमारे सिलेबस में जुड़े, यानी जिन उपन्यासकारों के जो जो उपन्यास हमारे सिलेबस में जुड़े, उनका प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार का जन्म वर्ष के आधार पर प्रकाश, मतलब जन्म आधार के आधार पर क्रम वाइज, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर उपन्यास, अलग अलग उपन्यास को हमने डीप में पढ़ा। उसमें जो पात्र है वो सारे पात्र हमने देखे थे अभी तक। पात्रों के बाद जो पंक्तियां है वो हमने देखी थी। उसके बाद किस उपन्यास में, अगर किसी उपन्यास में गांव या शहर का जिक्र हुआ तो वो भी हमने देखा था, है ना। उसके बाद अगर बात करें उपन्यास से, तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसी पंक्ति थी या कोई इंपॉर्टेंट कोई कथन था, तो ऑलमोस्ट हमने वो सारी चीजें उपन्यासों से देखी जो हमारे पिछले पीवाईक्यू में हमने सोल्व किया था। कि भाई, पिछले पीवाईक्यू अगर आप सोल्व करते हो, हालांकि मैं भी आपको लाइव पीवाईक्यू सोल्व करवाऊंगा, लेकिन जैसे अभी अगर आप पीवाईक्यू उठाओ या एमसीक्यूज उठाओ कहीं पर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 से 7 पैटर्न से उपन्यास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे सब पे हमने चर्चा करी थी। चलो, यूनिट 6 हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने यूनिट 6 में जितने हमारे उपन्यास जुड़े, यानी 13 उपन्यास हमारे इसमें जुड़े, 13 के 13 उपन्यास और उन उपन्यासकारों को हमने देखा है। अब बात आज करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 की आज हम बात करते हैं। यूनिट 7 है हमारी कहानी। ठीक है, यूनिट 7 में हमारी क्या जुड़ी है? कहानी जुड़ी है ना। तो आज हम बात करते हैं कहानियों की। तो कहानियां में भी हम कौन सी बातें करेंगे भाई? आज की कहानियां किस तरीके से देखना है? कहानी का भी वही वाला चीज है कि पहला क्या देखना है कहानी में, कि सबसे पहले बात आएगी अगर कहानी में, कि भाई जो कहानीकार है, यानी जो कहानी लिखने वाले व्यक्ति है, जो कहानीकार हमारे सिलेबस में जुड़े, उनको जन्म के आधार पर उनका क्रम हम देखेंगे। क्योंकि देखो, कभी कभी होता है क्या है कि हम चीजों को ज्यादा पढ़ने के चक्कर में टफ चीजें पढ़ लेते हैं, यानी जो कठिन चीजें हैं, जो थोड़ा सा लेवल वाली चीजें, उनको ज्यादा पढ़ लेते हैं। और जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। और अगर आप इससे पिछले वाला यानी दिसंबर 2024 वाला पेपर देखोगे, तो पूरा पेपर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे मिलेगा ना। तो यानी कि उन्होंने इस बार पेपर का पैटर्न जो इस तरीके से चेंज किया कि उन्होंने कोई ज्यादा ऐसी टिपिकल चीजें या कोई ज्यादा डीप में नहीं गए, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर पूछा है, नहीं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने चीजें पूछी थी। और स्टूडेंट वही चीजें नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है यार इतना बेसिक थोड़ी ना पूछा जाएगा, यानी कहानीकार का जन्म वर्ष थोड़ी ना पूछा जाएगा, या इनके जन्म के आधार पर इनको क्रम वाइज थोड़ी ना जमाया जाएगा। तो जो बेसिक चीजें हमें पढ़नी चाहिए वो हम स्किप कर देते हैं। और अगर आपने दिसंबर 2024 का पेपर देखा हो तो आपको पता चलेगा कि यार बेसिक चीजें पढ़ लेते तो ही पेपर निकल जाता है ना। तो ये चीजें हमारी इसमें हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इसमें कहानीकार जुड़े, वो कहानीकार वन बाय वन करके हम सारे देखते हैं यूनिट 7 के कहानियों के कहानीकार। तो सबसे पहले मैं कहानीकारों को बता देता हूँ, कौन कौन से कहानीकार उनके जन्म वर्ष के आधार पर जुड़े हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं माधवराव स्प्रे। माधवराव स्प्रे 1871 में इनका जन्म हुआ। माधवराव स्प्रे का जन्म कब हुआ? 1871 में ना। यानी जो कहानीकार हमारे इसमें जुड़े, उसमें सबसे पहले व्यक्ति का जो जन्म हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहले कहानीकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जिनका जन्म हुआ, जो कहानीकार हमारे सिलेबस में एड है, उनमें सबसे पहले व्यक्ति आते हैं माधवराव स्प्रे 1871। दूसरे व्यक्ति आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद
प्रेमचंद आप उपन्यास में भी पढ़ के आए, गोदान उपन्यास इनको पढ़ के आए, तो इनका जन्म वर्ष तो आपने वहां पर भी पढ़ा होगा। और मैंने वहां पर बोला था कि कुछ उपन्यासकार ऐसे जो कहानी नाटक निबंध सब में रिपीट होंगे, तो उनके प्रकाशन वर्ष आपको सब जगह जो चीजें आप याद करोगे सब जगह आपको ध्यान आएगी, या सब जगह आप उनको याद रख पाओगे ना। तीसरे उपन्यासकार जो हमारे आते हैं, तीसरे उपन्यासकार जो हमारे आते हैं उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र, सॉरी उपन्यासकार नहीं, कहानीकार है ना, उपन्यासकार का नाम आया कहानीकार, राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 1882 में हुआ था, ठीक है, 1882 में। फिर उसके बाद हमारे पास चौथे व्यक्ति जो आते हैं, चौथे व्यक्ति का नाम आता है जयशंकर प्रसाद। नहीं, राजेंद्र बाला घोष से पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को भी देखते हैं कि उनका जन्म जयशंकर प्रसाद से पहले हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म कब हुआ था? 1883 में। ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो जो इनका जन्म वर्ष में बता रहा हूँ, इनके जन्म के आधार पर जो कालक्रम हम देख रहे हैं, ये कालक्रम पूछा ही जाता है, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति कौन है, उसके बाद ये जो क्रम है ये पूछा ही जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये हर उपन्यासकार हो, कहानीकार हो, नाटककार हो, निबंधकार हो, यानी जो भी हमारे यहाँ पर विधाएं जुड़ी है, सब में ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अभी हम कहानी, जो जो कहानीकार हमारे इसमें जुड़े उनको हम देख रहे हैं कि भाई ये इन इन व्यक्तियों की कहानी हमारे यहाँ पे जुड़ी है। तो सबसे पहले मैंने बताया माधवराव स्प्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, है ना। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889। कब हुआ? 1889। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 ना, 1889 जयशंकर प्रसाद का जन्म। चलो, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं राजा राधिका रमन सिंह। राजा राधिका रमन सिंह, राजा राधिका रमन सिंह जो है वो 1890 में इनका जन्म हुआ था। 1890 में इनका जन्म हुआ था, किसका? राजा राधिका रमन सिंह का, ठीक है। फिर अगले व्यक्ति आते हैं, अगले कहानीकार आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ। ये देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, सुमित्रा नंदन पंत हो गई और महादेवी वर्मा हो गई। ये तीनों के नाम तो आप मतलब इनके जन्म वर्ष तो आपको याद रखना ही है। सुमित्रा नंदन पंत सबसे पहले 1900, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 और महादेवी वर्मा 1907। ये तीन ऐसी कवित्री है जो छायावाद की कवित्री है, और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको याद ही रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था और किस काल की कवित्री है ना। चलो, उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र है ना, जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 में। आप जैसे ये पास पास में जो व्यक्ति होते हैं उनको उस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे 1889 में जयशंकर प्रसाद का हुआ, 1890 में राजा राधिका रमन सिंह का हुआ, फिर 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वही 1905 में हमारे जैनेन्द्र का हुआ है ना। इस तरीके से भी आप चीजें याद रख सकते हो। चलो, उसके बाद अगले हमारे पास आते हैं अज्ञेय। अज्ञेय, अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है ना, इनका पूरा नाम है। पूरा नाम भी कई बार एग्जामों में पूछा गया। अज्ञेय जो है 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। तो ये याद रखना है कि अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि अज्ञेय आपको अभी आने वाले समय में अज्ञेय की काफी चीजें आने वाली है। अज्ञेय आपको
यूनिट 10 में आने वाले, यूनिट 9 में आने वाले, अज्ञेय हर जगह आने वाले, तो अज्ञेय के निबंध वगैरह काफी चीजें जुड़ी है, तो ये अभी आपको हर जगह अज्ञेय का जो जन्म वर्ष है आपको याद रखना ही चाहिए। फिर आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी का जन्म जो है 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? 1915 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु है ना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। उसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं हमारे पास हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का जो प्रकार जन्म हुआ था 1924 में हुआ था। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो हम भी मतलब कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेंगे। अगर भाई अभी तक आपको पढ़ना ही होता है या इकट्ठा ही करना होता है, या स्टूडेंट इन पे फोकस नहीं करता, मैं इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं सबसे पहली जो चीज बताता हूँ वो बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। यानी चीजों को बेसिक से बताते हुए फिर धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते जाते हैं एग्जाम के पढ़ने के तरीके को, ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924। कृष्ण, उसके बाद आते हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 1925 में हुआ। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में। उसके बाद हमारे पास कृष्णा सोबती के बाद आते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का जो जन्म है 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में हुआ। अच्छा, एक चीज, चलो पहले मैं खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वॉइस लो आ रही है सा? चलो भाई थोड़ा स्पीड से बोल देंगे अब। निर्मल वर्मा हो गए। फिर निर्मल वर्मा के बाद जो है वो आते हैं हमारे कमलेश्वर। कमलेश्वर, ठीक है। कमलेश्वर है 1932 में। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 1932 में हुआ। फिर उसके बाद हमारे आते हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? 1932 में ही शेखर जोशी का जन्म हुआ है ना। तो शेखर जोशी कमलेश्वर दोनों का एक ही सन में हुआ, तो याद रखना। और उसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास आते हैं 17वें ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन का जन्म 1936 में हुआ है ना। ये टोटल 17 कहानीकार हमारे इसमें जुड़े। इनको जन्म वर्ष के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जन्म वर्ष के आधार पर मैंने आपको बताया, तो इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जन्म वर्ष के आधार पर आपको याद तो रखना है, आएंगे भी सही, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से घुमाता है कि होता क्या है कि वो जन्म मतलब रचनाकार, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, यानी इनकी जो कहानियां है वो कहानियां आपको दे देगा, और ये पूछ लेगा कि कहानीकार के प्रकाश, कहानीकार के जन्म वर्ष के आधार पर कहानियों को जमाइए, है ना। आप समझ रहे हो, कहानी का प्रकाशन वर्ष सबका अलग अलग हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति की अगर यहाँ पर दो कहानी जुड़ी है, तीन कहानी जुड़ी है, तो दो कहानी तीन कहानी की अलग अलग प्रकाशन हो सकता है, उसके बीच में किसी और व्यक्ति की कहानी आ सकती है। लेकिन इसके इतर एक चीज ये होती है कि क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि आपको कहानियां दी जाती है, और वो ये कहा जाता है कि इन कहानियों को इन कहानीकार के जन्म वर्ष के आधार पर जमाइए, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी होती है। तो आपको कहानीकार का जन्म वर्ष और उनकी कहानियों का जन्म प्रकाशन वर्ष, दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो दोनों चीजें जब याद रख पाओगे तब जाकर, और मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ से इस यूनिट से अगर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलो कि उसमें लगभग लगभग 40% क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार के आएंगे। या तो कहानी के प्रकाशन वर्ष से आएंगे, या कहानीकार के जन्म वर्ष के आधार पर आएंगे, या फिर वो कहानीकार का जन्म देकर कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछेगा, या जो भी मतलब जिस भी तरीके से क्वेश्चन घुमाने का प्रयास करेगा। ये 3-4 पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, तो इन 3-4 तरीकों को आपको याद रखना है। इन 3-4 तरीके से क्वेश्चन को मतलब अभी जब कंटेंट पढ़ते हो तो इन कंटेंट को पढ़ना ही उसी लेवल पे कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का भी आएगा तो हम बना देंगे।
तो ये प्रमुख कहानीकार का जन्म वर्ष मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रमुख कहानियां देख लेते हैं कि जो हमारे सिलेबस में प्रमुख कहानियां जुड़ी है। हालांकि अभी मैं एक एक कहानी पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं कहानी का आपको प्रकाशन वर्ष और कहानीकार का जन्म वर्ष में फिर से बताऊंगा। लेकिन ये जो क्रम है, ये क्रम अगर आपके पास एक जगह लिखा रहेगा, एक जगह रहेगा, तो आपके पास इस चीज की सुविधा हो जाएगी, है ना। लेकिन एक चीज और इसमें क्वेश्चन आता है ना, कि आपको इस पूरी यूनिट को पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है। ये जो कहानियां हैं, ये हर कोई कहानी, यानी हर जो इसमें जितनी भी कहानियां, प्रत्येक कहानियां किसी ना किसी पत्रिका में जरूर जुड़ी है ना, किसी ना किसी पत्रिका में आती है। तो कहानियों से दो क्वेश्चन आप ये मान के चलो एकदम फिक्स है कि किसी ना किसी पत्रिका का नाम आपसे पूछा ही जाएगा कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित थी। तो ये जो कहानी है, ये किसी ना किसी पत्रिका में प्रकाशित है, तो पत्रिकाएं आपसे पूछी ही जाएगी कि किस पत्रिका में प्रकाशित है, डेफिनेटली पूछी जाएगी। 100% दो क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आप पीवाई को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आए हुए है ना, कि हर उस पीवाईक्यू में आप उठा के देखोगे हर साल के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो अब हम एक बार सीक्वेंस में सारी कहानियां देख लेते हैं कि उनका प्रकाशन वर्ष कब है। फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके सारी कहानियां उठाएंगे। उस कहानियों में जैसे डीप में हम पढ़ेंगे तो उन कहानी का प्रकाशन वर्ष, उस कहानीकार का जन्म वर्ष, और वो कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये हम चीजें देखेंगे वन बाय वन करके ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। सबसे पहले आती है एक टोकरी भर मिट्टी। सबसे पहले कहानी कौन सी आती है? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1901 में प्रकाशित हुई थी एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। फिर दूसरी कहानी, अभी ये मत पूछना कि किसकी है, ये सब मैं बताने वाला हूँ कि किसकी है। लेकिन अभी ये याद रखो कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है, जितनी कहानियां हमारे पास जुड़ी उसमें सबसे पहले प्रकाशित हुई थी 1901 में। फिर उसके बाद आती है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी आती है दुलाई वाली। दुलाई वाली, दुलाई वाली जो है वो 1907 में प्रकाशित हुई थी। 1907 में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद अगली कहानी हमारे पास आती है दुनिया का अनमोल रतन। दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन भी कब प्रकाशित हुई थी? 1907 में ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दुनिया का अनमोल रतन के बाद आती है कानों में कंगना। कानों में कंगना, कानों में कंगना। कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई थी? कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में प्रकाशित हुई थी। मैं अभी इनको बताने वाला हूँ कि ये किसकी कहानी है, ठीक है। ये अभी जब हम एक एक कहानी को उठाएंगे और उनको डीप में देखेंगे तो वहां पर सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, कितने कहानी संग्रह संकलित थे, उस कहानी संग्रह में और कितनी कहानियां संकलित है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। यानी हर एक चीजों को डीप से डीप, मतलब बहुत डीप में जाकर हम देखेंगे। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ये अभी देख लो, अन्यथा बेसिक चीजें स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलत करके आते, ये मैंने देखा है। सर आज कौन सा वाला को पढ़ेगा, एक बार की टोकरी उसको ना? जी। आज जो कहानी पढ़ने वाला है वो एक बार की टोकरी वो वाला है क्या? जी उसको आज, पढ़ेगा ना सर? हाँ आज वही स्टार्ट करेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी हम, बिल्कुल। हाँ सर, तो इसको स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो अभी नीचे में जितना भी कहानी है वो तो पढ़ाते समय आप बता ही देगा कि कब कौन सा साल में प्रकाशित हुआ है ऐसा। ओके। तो इसको शुरू करने वाला है, उसको डायरेक्ट शुरू कर दीजिए देखिए क्योंकि टाइम
मैं देखो कुछ जा रहा हूँ ऐसा ऐसे बताने को, वही क्योंकि वाली आप। चीजें आपको फिर से वही चीजें लग रहा है कि हम ये चीजें तो कर ही लेंगे, और एग्जाम के पेपर उठा के देखो चीजें इसी से ज्यादा पूछी जाती है घुमा घुमा के। इसलिए जो चीजें सीधे नंबर दिला के जाएगी, जिनकी प्रायिकता ज्यादा है कि हाँ हर साल पूछी जाती है, उनको पहले रट लो अच्छे तरीके से, एकदम दिमाग में बिठा लो कि भाई ये कहानी का प्रकाशन वर्ष हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। इतना जल्दबाजी मत करो किसी चीज को पढ़ने में कि ये चीजें स्किप करो कि ये तो हम वहां देख ही लेंगे। जब चीजें एक जगह रहेगी इकट्ठा तो ज्यादा बार बार रिवीजन कर पाओगे, अलग अलग कहानी में जुड़ी रहेगी तो उनकी रिवीजन करने की जो प्रायिकता है बिल्कुल खत्म हो जाती है। मुझे पता है स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते, इसलिए मैं एक जगह आपको पहले लिखा रहा हूँ। टाइम जरूर लग रहा है आपका, लेकिन चीजों को समझो। जहां से क्वेश्चन या जहां से क्वेश्चन ज्यादा सही होने की प्रायिकता रहती है उन चीजों को इतना जल्दबाजी में मत किया करो, ठीक है। हर कहानी का प्रकाशन वर्ष एक जगह लिखो, हर कहानीकार का प्रकार जो रचनाकार है, मतलब जो उस कहानी का रचना जिसने रचना करी है उसका एक जगह लिखो, है ना, और उनका क्रम एक जगह, इनका क्रम एक जगह, ये अलग अलग एक जगह लिख लो क्रम से, ताकि चीजें जब रिवीजन करोगे बार बार तो ये चीजें जल्दी याद होगी। इस तरीके से अगर मैं चाहता तो जैसे पहली कहानी उठा लेता, एक टोकरी भर मिट्टी, मुझे पता है 1901 में प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई, और माधव राव एक्सप्रेस के कहानीकार है, 1871 में उनका जन्म हुआ। ये मैं बता सकता था, लेकिन मुझे पता है ये चीजें आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है, और ना आप इनको बार बार पढ़ते समय उतना फोकस के साथ याद रखोगे। इसलिए जो चीजें ज्यादा हाईलाइट वाली उनको इस तरीके से लिखो अलग से भाई, इतनी जल्दबाजी मत करो पढ़ने में। कानों में कंगना 1913 में प्रकाशित हुई, ठीक है। फिर आया उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आता है आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप जो है वो 1928-29 में प्रकाशित हुई। उसके बाद हमारी अगली कहानी आती है अपना अपना भाग्य। क्या आती है? अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो है वो 1929 31 1929 और 30 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आती है ईदगाह। ईदगाह जो है 1933 में प्रकाशित हुई। उसके बाद हमारे पास अगली आती है गेगरीन। गेगरीन या रोज, इसके दो नाम है ना, गेगरीन भी से कह देते हैं, या गेगरीन भी से कहते हैं, या रोज भी से कहते हैं, दोनों ही इसके नाम है। रोज नाम से भी आ जाती है, गेगरीन नाम से भी आ जाती है। तो ये विप्थन का कहानी संग्रह में संकलित है, अज्ञे की कहानी है, लेकिन ये दोनों नामों से आती है। दोनों नामों से कैसे आती है? ये अलग अलग प्रकाशित हुई थी, लेकिन आप ये याद रखो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1934 में प्रकाशित हुई थी, गेगरीन या रोज का होता है ना। फिर उसके बाद अगली हमारी जो आती है, अगली आती है राही। राही, राही हमारी 1947 में प्रकाशित हुई। राही 1947 में प्रकाशित हुई। उसके बाद हमारी अगली कहानी आती है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया 1948 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अगली आती है परिंदे। अच्छा, ये परिंदे जो है ये कहानी भी है और एक कहानी संग्रह भी है। तो हम पहले परिंदे कहानी को देख लेते, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। तो कहानी जो परिंदे है वो कहानी है, वो 1957, और कहानी संग्रह जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया, कहानी जो है वो बताई मैंने, ठीक है, कहानी संग्रह नहीं बताया, ये याद रखना। उसके बाद आता कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार जो है 1958 में। उसके बाद हमारी अगली आती है लाल पान की बेगम। लाल पान की
बेगम, लाल पान की बेगम कब प्रकाशित हुई? 1957 में। उसके बाद हमारी अगली जो कहानी है वो है राजा निर्बंस्या। राजा निर्बंस्या, राजा निर्बंस्या, राजा निर्बंस्या जो है वो 1957-58 में प्रकाशित हुई। ठीक है। उसके बाद हमारी अगली जो कहानी है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1958 वाला ऊपर आ गया है, 57 नीचे, तो आप इनको कोसी के घटवार को नीचे रख लेना। ठीक है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही कर लेना लिखते समय, है ना। तीसरी कसम, तीसरी कसम जो है, तीसरी कसम का पूरा नाम तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुल्फाम है। बस आप तीसरी कसम के नाम से भी यहाँ पर लिखो, इतना ही लिखो कि तीसरी कसम कब प्रकाशित हुई, है ना। तो जो तीसरी कसम है, तीसरी कसम हमारी 1958 में प्रकाशित हुई। उसके बाद अगली हमारी आती है पिता। पिता नामक एक कहानी है। क्या हो रहा है भाई ये? अभी आपको प्रॉपर वॉइस और प्रेजेंटेशन क्लियर है स्टूडेंट? बताओ एक बार, अगर सब कुछ क्लियर आ रहा है अभी तो एक बार मुझे यस कमेंट करो। स्टूडेंट, अगर आपको वो, ओके चलो ठीक है। तो बस ये इसके बाद कुछ दो और बची, पिता का नामक कहानी के बाद दो और हमारी इसमें बची है। फिर हम कहानियों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी हम कहानी देखते हैं ना। तो पिता जो कहानी है वो 1965 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1965 में। उसके बाद अगली आती है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, है ना। चांद पर कब प्रकाशित हुई? 1970 में, 1970 में। और सबसे लास्ट हमारे पास बचती है 20वीं, वो है हमारी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कब प्रकाशित हुई थी? 1973 में। 1973। ये हमारी सारी कहानियां उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैंने आपको जमा के बता दिया है कि ये कहानियां किस तरीके से हमारे प्रकाशन वर्ष के आधार पर जमी हुई है। ठीक है, तो ये टोटल कहानियां हो गई, उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पहली कहानी की। पहली कहानी हम यहाँ पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे। तो पहली कहानी हमारी आती है एक टोकरी भर मिट्टी, है ना। तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, इसमें कौन से पात्र है, किसके ऊपर लिखी गई और क्या पंक्तियां हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे जो हमें देखनी चाहिए ना। तो पहली कहानी हमारी आती है एक टोकरी भर मिट्टी। हालांकि आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप चाहे ना चाहो तो इनको टाइप मतलब इनको लिखो मत, क्योंकि आपको सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आप ये टेंशन मत लो कि नहीं हमें ये लिखना है या इतना सारा कैसे लिखेंगे। आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। बस ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखा लिखा कर आपको पढ़ाया जा रहा है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई। किसकी है? माधवराव स्प्रे की। माधवराव स्प्रे का जन्म कब हुआ? 1871 में हुआ। ये मैं अभी आपको बता के आया हूँ ना। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो भाई ये जो है ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। छत्तीसगढ़, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पत्रिकाओं का जो
प्रकाशन वर्ष मतलब इन कहानियों का जो जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कहानियों से तीन प्रकार के क्वेश्चन देखोगे। पहला तो कहानी के प्रकाशन वर्ष से, दूसरा कहानीकार यानी उनके रचनाकार को प्रकाशन वर्ष से, और तीसरा छत्तीसगढ़ मतलब जो इनकी जो पत्रिका है ये किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है ना। तीन प्रकार के तो ये। चौथे प्रकार का अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि ये किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। अभी तक हम उपन्यास संग्रह तो हमने नहीं देखा, लेकिन आप कहानी संग्रह आप जरूर देखोगे कि ये जो कहानियां हैं कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई और उसमें कितनी कहानियां हैं। यानी उस कहानी संग्रह में मान लो 15 कहानियां हैं, तो 15 की 15 आपको याद रखनी है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि मान लो विपठंका है तो विपठंका में कितनी कहानियां हैं, या फिर मानसरोवर भाग्य में भाई 24 कहानियां संकलित है। तो वो पूछ सकता है, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आए हुए कभी कभी कि वो जो कहानी संग्रह है उन कहानी संग्रहों के अंदर की कहानियां भी पूछ लेता है, जो कि हमारे इसमें कहानी संग्रह जुड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है कि ये जो 6-7 टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, इन टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। बस इन टाइपों को आप अच्छे से पढ़ लो कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ मित्र में मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे की कहानी है। माधवराव स्प्रे का जन्म 1871 में हुआ। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई, और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है 1901 में, याद रखना। फिर उसके बाद अगली चीज इसमें आती है, अगली बात आती है कि देवी प्रसाद वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश अधिकांश विद्वानों ने विद्वानों ने हिंदी की इसे प्रथम मौलिक कहानी माना। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, मौलिक कहानी। आपको ये सारी चीजें नोट्स के द्वारा मिलेगी, आप चाहो तो मत इनको लिखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना। किसे माना? एक टोकरी भर मिट्टी को। ये याद रखना, प्रथम मौलिक कहानी। ये जो मौलिक शब्द है इसको जरूर याद रखना, क्योंकि अभी हम आगे एक और कहानी पढ़ेंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको भी प्रथम माना गया है, लेकिन उसको किस आधार पर माना गया ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले अभी इसको याद रखो कि ये प्रथम मौलिक कहानी है, जो कि हमारे देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों ने से माना है ना। एक आदर्शवादी कहानी से कहा जा सकता है, आदर्शवादी कहानी। आदर्शवादी कहानी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो पात्र है इस कहानी में, वो पात्र हम देख लेते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। ये जो कहानी है, जैसे ये कहानी किसके ऊपर, एक टोकरी भर मिट्टी, पहले मैं कहानी का सारांश आपको समझा देता हूँ पूरा। होता क्या है कि एक विधवा बुजुर्ग महिला रहती है और एक उसकी पोती रहती है। दोनों एक झोपड़ी में रहती है ना, और उस झोपड़ी के जस्ट पास में एक जागीरदार, या यूं कहें कि एक जमींदार का पूरा हवेली बनी होती है। तो जमींदार एक दिन ये सोचता है कि यार मैं अपनी जो हवेली है इसको थोड़ा बढ़ाऊं। तो जमींदार की हवेली के जस्ट पास में एक झोपड़ी बनी रहती है, और उस झोपड़ी में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला जो कि विधवा है, और एक उसकी पोती रहती है। पोती की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। यहाँ से इनके उम्र वर्ष पूछी जाती है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जो मैं बताऊंगा ये पोती, या फिर आगे हम जैसे किसी की भी जो उम्र होती ना, ये उम्र पूछी जाती कि भाई कितने वर्ष की थी। तो कहानियों से उम्र ज्यादा पूछी जाती, उपन्यासों से बिल्कुल नहीं पूछी जाती। लेकिन कहानियों से ये जो छोटे छोटे पात्र आएंगे इनकी उम्र पूछी जाती है ना। तो ये दोनों, तो भाई ये दोनों क्या, तो ये कहानी चलती है। तो फिर वो क्या करता है कि ये जो झोपड़ी इसको हटवाता है, और जैसे तैसे वो वकील के द्वारा या दबाव करके जिससे भी करके वो उसकी झोपड़ी हटा देता है। जब उसकी झोपड़ी हटा देता है तो उसकी भी जो पोती होती है उस बुजुर्ग महिला की, वो खाना खाना छोड़ देती है। तो बुजुर्ग महिला वहां पर जाती है जहां पर काम चलता है, उसकी झोपड़ी हटाई जा रही थी। तो जमींदार को कहती है कि साहब एक आपसे रिक्वेस्ट है, बस मुझे एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए यहाँ से।
क्या चाहिए? एक टोकरी भर मिट्टी। तो कहता भाई एक टोकरी भर मिट्टी को क्या करोगे तुम, क्यों चाहिए मतलब? तो कहती है कि जो मेरी पोती है उसको इसी मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई रोटी खाने की आदत है, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। तो मतलब एक मार्मिक कहानी है कि किस तरीके से जमींदार लोग, उस समय के जो गरीब लोग या जो महिलाएं विधवा रहती थी, उनको किस तरीके से दबाव बनाकर चीजें की जा सकती है। तो यानी आदर्शवादी कहानी है, और जो एक गरीबों के मर्म की कहानी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये चीजें। तो इसमें पात्र क्या है? पहला है बुजुर्ग विधवा, बुजुर्ग विधवा। और दूसरी जो है उसकी एक जमींदार आता है इसमें, जमींदार जिसकी हवेली होती है और जो इसके ऊपर कब्जा करता है, दूसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति पोती होती है उसकी, किसकी? बुजुर्ग महिला की पोती। इस पोती के माता पिता और इस बुजुर्ग महिला के पति दोनों, तीनों शांत हो गए ना, तो यानी बस अब घर में ये दोनों ही रहे। तो इसकी उम्र कितनी? 5 वर्ष है। ये उम्र जरूर याद रखना, ये उम्र पूछी भी गई है। अगर आप पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हो, अगर मेरे हिसाब से आप पीवाई क्यू लगा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी उम्र जो है 5 वर्ष पोती की पूछी गई है। ठीक है, कि ये पूछा गया परीक्षा गुरु में, जो पोती है उसकी उम्र कितने वर्ष की थी? तो 5 वर्ष की थी। ठीक है, अब इसमें मतलब इस कहानी को मैंने पूरा सारांश आपको बता दिया। इसमें जो पात्र है वो बस 3 ही पात्र आते हैं। एक वकील आता है, किसका? जमींदार का वकील आता है ना, उसका भी जिक्र इसमें होता है, एक वकील का जिक्र भी होता है। तो ये 3 से 4 पात्र आप याद रखोगे तो पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द चलती है, पूरी कहानी इनके इर्द गिर्द खत्म हो जाती है। कहानी का मर्म क्या है? तो मर्म मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इसमें बताई गई है। ठीक है, विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इसमें बताई गई है। दूसरा, शोषण का चित्रण इसमें किया गया है। चित्रण इसमें किया गया। तीसरा, हृदय परिवर्तन की बात इसमें हुई है। हृदय परिवर्तन यानी लास्ट में जमींदार का जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है, और फिर झोपड़ी उससे नहीं लेता है, यानी उसकी झोपड़ी उसको वापस कर देता है ना। परिवर्तन की बात इसमें हुई है। चौथा, इसमें जमींदार का हृदय परिवर्तन, वही चीजें मैंने बता दी। मिट्टी से प्रेम की बात इसमें बताई गई, क्योंकि जिस तरीके से मिट्टी से प्रेम का इसमें दिखाया गया, वो एक मार्मिक दृश्य कहानी में बताया गया। तो ये कुछ 4-5 मानवता का संदेश इसमें दिया गया है। तो ये कुछ चीजें इसमें बताई गई है ना। इसमें दो एक पंक्ति ऐसी जो इम्पोर्टेंट है, जो इस कहानी की कभी कभी पूछी गई है, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो पंक्तियां कौन कौन सी है ना। तो पंक्तियां आपको है कि उस झोपड़ी में उसका मन लग गया है, मन लग गया था। तो ये, अच्छा, उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, ये पंक्ति किसने किससे कही थी? तो ये बुजुर्ग महिला ने जमींदार से कही थी, ये याद रखना। ठीक है, ये पंक्ति किसने किससे कही थी, ये चीजें आती है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म है, ये कौन कहता है? लेखक खुद कहता है कि जो बाल की खाल निकालने वाले वकील होते, उनकी थैली गरम। यानी थैली गरम का मतलब होता है कि भाई जमींदार के पास इतना पैसा है कि उसने वकील को पैसा दे दिया तो कुछ भी हो सकता है, यानी बाल की भी खाल ये वकील लोग निकाल सकते हैं। झोपड़ी कौन सी बड़ी बात है किसी से लेना ना। ठीक है, ये पंक्ति लेखक ने खुद कही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो परीक्षा गुरु में से कुछ खास पंक्तियां नहीं है, कुछ ये दो पंक्तियां याद रखनी है। पात्र भी बहुत कम है, दो या तीन, 3-4 चुनिंदा पात्र याद रखना है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, किसके द्वारा लिखी गई, उसका जन्म वर्ष कब है, और इसको हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। तो ये 4 से कुछ चीजें हैं जो इसको याद रखना है, लेकिन इससे
क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इस कहानी से, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो 5 वर्ष वाला ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये आता ही आता है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप अंडरस्टैंड मत करना। चलो चीजें यहाँ तक क्लियर हो अगर, तो एक बार मुझे बता दो, क्या चीजें समझ में आई है आपको, या मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है कि भाई मैंने पहले कहानीकार आपको बताए, फिर प्रमुख कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैंने जमा के बता दिया। आपको लगता जरूर है कि सर ये थोड़ा सा हम ये तो उसी समय याद कर लेंगे, उसी समय याद नहीं होता है बेटा, ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ेगी। ये ऐसी चीजें जो फैक्ट वाली चीजें है ना, उनको एक तरफ लिख लिया करो, जैसे ये एक तो जन्म वर्ष और एक प्रकाशन वर्ष, ये फैक्ट वाली चीजें, ये पात्र और ये चीजें तो आप जब कहानियों को पढ़ोगे तब याद हो जाएगा ना, लेकिन जो सन वाली चीजें, ये फैक्ट वाली चीजें बार बार याद नहीं होती है, मतलब हर बार याद नहीं रहती है, इसलिए इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, या यूं कहूं कि इनको रटना पड़ता है। देखो सीधा सा शब्द मेरे पास एक है कि रटना ही पड़ेगा इनको, है ना, तो इनको एक तरफ लिखा करो कि बार 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 रटा करो ना। अब ये तो पता चल गया आपको कि ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित है, किसकी है किसकी नहीं है, तो ये चीजें बेसिक चीजें, ये एक बार पढ़ने पे याद रह जाती है, लेकिन ये जो फैक्ट है ये याद नहीं रहता, इसलिए इन चीजों को आप याद रखा करो, ठीक है। चलो आया है यहाँ तक सब कुछ समझ में? अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया तो बता दो एक बार भाई। चलो पढ़ना है आज इससे आगे, या आज के लिए इतना ही रखना है, इससे आगे अब कल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इससे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये बता दो। स्टूडेंट कल सर, है ना, ठीक है प्रभु ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो को जो यूट्यूब वगैरह पे भी देख रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना जो आपके डाउट रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल और इनसे जुड़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।